हम लोगों का जो महागठबंधन था वह AIMIM को भी बहुत हल्के में लिया। यह भी एक भूल थी। उसको भी अगर हम अपने फोल्ड में रखते तो निश्चित रूप से हम लोग को 20 से 25 सीटों का अभी और इजाफा हो सकता था। नमस्कार दोस्तों, चुनाव का परिणाम आ गया। चुनाव आयोग पर, भारत सरकार पर और EVM के छेड़छाड़ पर कई तरह के आरोप लगे। इन सब आरोपों को भी अगर एक तरफ रख दिया जाए और महागठबंधन के सांगठनिक प्रक्रिया पर अगर सोचा जाए कि चुनाव में हार का वजह ये सब भी है क्या, इस सब के अतिरिक्त, तो हम लोग कुछ बिंदुओं पर चर्चा अवश्य करना चाहेंगे। एक तरफ जहां NDA अपने गठबंधन को लेकर के काफी सॉलिड था, एकताबद्ध था, उसके गठबंधन में कहीं से किसी तरह की कोई उलटफेर की बात नहीं होती थी, वे लोग एकताबद्ध थे। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन में सिर्फ फुटबॉल था। सीटों को लेकर के कोई आदमी एकमत नहीं थे। अंतिम समय तक भी सीटों का निर्णय नहीं हो सका। कई सीटों पर तो फ्रेंडली फाइट भी हुआ, जिससे जनता के बीच में एक खराब संदेश गया। यह भी चुनाव के परिणाम को प्रभावित किया। हम दूसरा कारण यह भी मानते हैं कि NDA के गठबंधन का सांगठनिक पकड़ बूथ लेवल पर था। वे जनता से, उसके कार्यकर्ता डायरेक्ट कनेक्टेड थे और लगातार हर समय उनके बीच में किसी न किसी तरह का संवाद और कार्यक्रम होते रहता था। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के जो दल थे, ये सांगठनिक तौर पर धरातल पर काफी कमजोर दिखे। इनके कार्यकर्ता आमजनों से संपर्क में उतना कामयाबी के साथ सफल नहीं हुए जितना कि NDA ने किया। फिर तीसरी बात यह आ रही थी कि NDA के जिताने के लिए पूरे हिंदुस्तान से, दूसरे राज्यों से NDA गठबंधन के लोग आए और प्रत्येक गांव-गांव, बूथ-बूथ पर उनके लोग बैठ गए और लोगों को हमेशा मोटिवेट करते रहे अपने वोट, अपने पक्ष में, NDA के पक्ष में। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के लोग जो थे, जो लोग टिकट से वंचित रह गए, वे लोग उदासीन दिखे हुए प्रत्याशी लोग। जिन खेमे के नेता को टिकट नहीं मिला, वह खेमा भी उदासीन हो गया, जिससे कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों के बीच में सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाया। इस सामंजस्य के अभाव में भी प्रत्याशियों को जनता के बीच तक पहुंचने और अपने संदेश को पहुंचाने में उस हद तक की सफलता नहीं मिली। हम यह भी कहना चाहेंगे कि अति पिछड़ा समाज और दलित समाज, जो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, उस वोट बैंक को भी महागठबंधन के लोगों ने अपने पक्ष में करने के लिए कोई ठोस रणनीति नहीं बनी। खास तौर पर यादव समाज और मुस्लिम समाज के लोगों को अति पिछड़ा और दलित समाजों के बीच में जा करके तालमेल बैठाना चाहिए। उनके साथ प्रेम और सौहार्द का वातावरण बनाना चाहिए, जो कहीं न कहीं इस स्तर पर कुछ कमी रह गई। इसको भी आगे दुरुस्त करने से फायदा भविष्य में मिलेगा। हम यह भी कहना चाहेंगे कि चुनाव प्रचार में NDA के तरफ से जंगल राज, तथाकथित जंगल राज का एक नैरेटिव का पूरा प्रचार किया गया, जिससे कई अति पिछड़ा और दलित जातियों में भय का वातावरण बनाया गया जानबूझ करके, जिसका प्रतिकार, जिसका प्रतिरोध महागठबंधन के नेताओं ने उस मजबूती के साथ नहीं किया कि उनके मन से जंगल राज, जो एक सामंती शब्द था, यह NDA के द्वारा दिया गया शब्द था, इसके खिलाफ में उस तरह का मजबूत प्रचार नहीं किया गया और जनता के दिलो दिमाग से इस भय के वातावरण को नहीं समाप्त किया गया, जिसके वजह से भी अति पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग और ज्यादा मुसलमान के अतिरिक्त कुछ जातियां, वैसे समुदाय के लोगों का भी दिल जीतने में महागठबंधन के नेता लोग सफल नहीं हो सके। और एक कारण यह भी था कि तेजस्वी जी ने बहुत अच्छी अच्छी घोषणाएं की चुनाव से पहले, और उन तमाम घोषणाओं को NDA सरकार ने लागू कर दिया। ये घोषणाओं को थोड़ा सा हिडन एजेंडा के रूप में रखना चाहिए था। चुनाव की तिथि के निर्धारण के बाद, अधिसूचना जारी होने के बाद घोषणा पत्र में इन चीजों का जिक्र अगर किया होता तो ये लोग 10,000 देकर के वोट खरीदने की जो परिपाटी हुई, 1100 देकर के बुजुर्गों को जो पेंशन दिया गया, ये सारी बातें, माई बहन योजना, उन सारी चीजों का जो 125 यूनिट बिजली फ्री की,
जो का असर चुनाव में दिखा वो असर नहीं दिखता अगर चुनावी घोषणा पत्र में तेजस्वी जी इसको जारी करते, बाद में अधिसूचना जारी होने के बाद तो इसकी नकल एनडीए सरकार नहीं कर पाती, तो वोटों का झुकाव एनडीए की तरफ नहीं होता बल्कि तेजस्वी जी की तरफ होता। हम सबसे अंत में यह भी कहना चाहेंगे कि जहां एनडीए के लोगों ने अपने कैंडिडेट की घोषणा समय पर कर दी, वहीं महागठबंधन के लोग चुनाव में नामांकन के तिथि तक भी ठीक से अपने कैंडिडेट की घोषणा नहीं कर पाए, जिससे उनको तैयारी करने का, चुनाव प्रचार करने का भी समय ठीक से नहीं मिल पाया। अब यह भी चाहिए था कि महागठबंधन के बड़े बड़े नेता आए और विक्षुब्धों को मनाने में लगे, विक्षुब्ध को पूरी तरह से अपने पाले में करने में कामयाब हो गए। एक भी विक्षुब्ध कैंडिडेट नहीं रहा, लेकिन महागठबंधन में विक्षुब्धों की फौज खड़ी हो गई। वे लोग अपने ही प्रत्याशी के खिलाफ में काम करने लगे, जिसके वजह से भी प्रत्याशियों को नुकसान हुआ। इन सब चीजों को अगर समय रहते दूर कर लिया जाता तो निश्चित रूप से महागठबंधन के सीटों का इजाफा और होता। हम लोगों का जो महागठबंधन था वह AIMIM को भी बहुत हल्के में लिया, यह भी एक भूल थी। उसको भी अगर हम अपने फोल्ड में रखते तो निश्चित रूप से हम लोग को 20 से 25 सीटों का अभी और इजाफा हो सकता था। AIMIM पर एक यह भी लगा कि यह एक फंडामेंटलिस्ट संगठन है, तो दूसरी तरफ तो एनडीए के पक्ष में भी जो भारतीय जनता पार्टी है वह भी तो फंडामेंटलिस्ट है, वह भी तो आरएसएस के समर्थन से चला हुआ एक संगठन है। तो AIMIM में और भाजपा में कोई विशेष अंतर नहीं है, एक अति हिंदूवादी है तो एक अति मुस्लिमवादी है। तो महागठबंधन को मुस्लिम अतिवाद को भी अपने साथ रखने से मुस्लिम वोटर्स को भी और बिखरने का मौका नहीं मिलता और राजद को और महागठबंधन के कैंडिडेट को इसका फायदा होता। हम इन सब चीजों पर अगर माइन्यूटली गौर करते तो निश्चित रूप से इतना बुरा हाल नहीं रहता और भी अच्छा हम लोग कर सकते थे। भविष्य में इन सब चीजों पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। हम फिर से आपसे रूबरू होते रहेंगे। धन्यवाद।